शहबाज शरीफ फिर गरजे और बरसे। बरतानवी अदालत और एनसीए का टीका खासा तगड़ा है, लेकिन वजीर आजम आज फिर अपने पुराने बयानिए पर लौट आए हैं। उनकी और उनके वज़रा की तकारीर करप्शन और एहतसाब से शुरू होकर उसी पर खत्म हो रही हैं। अब फिर मुश्तरका इजलास के जरिए झुर्लू फेरने की बात हो रही है। हिज़्ब इख्तिलाफ बिफरी हुई है, मईशत झटके ले रही है। 3 साल पहले की 53,000 पॉइंट्स की स्टॉक मार्केट आज 44,000 पॉइंट्स पर आकर रुकी है। डॉलर आज ओपन मार्केट में तारीखी 172 रुपए 50 पैसे तक गया है। उधर अमेरिकी मीडिया, थिंक टैंक, कांग्रेस में कमेटियां अफगान शिकस्त का मलबा पाकिस्तान पर डाले चले जा रहे हैं। काबुल हुकूमत के तस्लीम न किए जाने के मुज़मरात भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान में पतझड़ में क्या क्या झड़ना है, हर पत्ते से, गुलबूटे से और हर चिड़िया से पूछेंगे। अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। नजम सेठी साहब, हर रोज़ हमारे शो का कोई ना कोई एजेंडा तय किया जाता है। हम देखते हैं कि ख़बरों में से सबसे अहम क्या है, फिर उसके बाद तबसरा होता है। कभी मईशत में कोई क्राइसिस आ रहा है उस पर, या कभी पॉलिटिक्स में कुछ हो रहा है तो हम उस पर बात करते हैं और आप सवालों के जवाब देते हैं। बट ये तो रोज़ का मामूल है, रोज़ ही हम किसी ना किसी क्राइसिस की बात कर रहे होते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ऐसा क्या पहलू है जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि वाकई वहाँ कोई ख़तरा दस्तक दे रहा है या कुछ होने जा रहा है? क्योंकि आज भी हमने देखा शहबाज शरीफ साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इमरान खान साहब FIA को नया केस कोई खोलने का कह रहे हैं सड़कों की तामीर में। क्या है असल मसला हमारी सियासत का? देखिए, सियासत में तो एक ही वक्त बहुत से क्राइसिस चल रहे हैं और लगता ऐसे है कि कोई इनको हल नज़र नहीं आ रहा क्राइसिस का। तो जब हल नज़र ना आए तो क्राइसिस गहरी होती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है आज देख लेना चाहिए कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर किस किस्म की क्राइसिस चल रही हैं, उनकी क्या नौयत है, क्या कोई इम्कान है कि वो सॉल्व हो सकती हैं नहीं, और क्या इसके साथ मुल्क का कितना नुकसान है या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं, क्योंकि हर रोज़ हम कोई ना कोई एक पहलू लेके बात करते हैं। आज एक ब्रॉड कैनवस के ऊपर तो हम देख लेते हैं कि क्या क्या क्राइसिस चल रही हैं। तो आयशा, सबसे पहली क्राइसिस तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में ज़ाहिर है जो अपोजिशन की और गवर्नमेंट के दरमियान जो क्राइसिस चल रही है। गवर्नमेंट अपोजिशन को तस्लीम नहीं करती। अपोजिशन कहती है गवर्नमेंट हमें ड्यू रिस्पेक्ट दे, एज ए लॉयल अपोजिशन ट्रीट करे। गवर्नमेंट की कोशिश है कि अपोजिशन को वाइप आउट कर दिया जाए, छुट्टी करा दी जाए, ताकि यहाँ वन पार्टी रूल बन जाए। ये तो बड़ा क्लियर कट है ना। अच्छा, उसके बहुत से पहलू हैं फिर आयशा कि पार्लियामेंट के अंदर क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, और नैब के ज़रिए क्या किया जा रहा है, क्या नहीं किया जा रहा। अब कहा जा रहा है कि जी जॉइंट हाउस पार्लियामेंट में बुला के कोई ज़बरदस्ती कानून पास कर दिए जाएंगे एंड सो ऑन। तो एक तो ये क्राइसिस चल रही है और ऐसे लगता है कि ये क्राइसिस ख़त्म नहीं हो रही है, बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से अपोजिशन ज़्यादा डेस्परेट होती जा रही है और गवर्नमेंट भी जो है वो भी ज़्यादा अग्रेसिव होती जा रही है। आपने देखा इमरान खान साहब और फवाद चौधरी साहब और इनके जो लोग हैं कितनी अग्रेसिवली अपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि जी हम नैब चेयरमैन को खुद ही कर लेंगे, कंसल्ट ही नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन के साथ जिस तरीके से रवैया है हुकूमत का, वो भी बड़ा हॉस्टाइल रवैया है, और ऐसे है जैसे कि वन पार्टी रूल इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। तो एक तो ये क्राइसिस चल रही है अपोजिशन की, और दूसरी जो क्राइसिस चल रही है और ये रिजॉल्व होती नज़र नहीं आ रही है, इस पर डिटेल में जाने की ज़रूरत है। सबको पता है कि इसकी नौयत क्या है और कैसे है, मगर ये क्राइसिस जो है अगर ये रिजॉल्व ना हुई तो अगले इलेक्शन जब भी होंगे उसके ऊपर बहुत बड़ा एक गहरा ज़रब लग सकती है। अगर अपोजिशन बॉयकॉट कर देती है या अपोजिशन इलेक्शन के दौरान शोर पड़ जाता है या कोई हादसा हो जाता है तो फिर तो बिल्कुल डिरेल हो जाएगा सारा कुछ, और हमारी इस्टेब्लिशमेंट को डायरेक्टली इन्वॉल्व होना पड़ जाएगा। फिर और भी इस्टेब्लिशमेंट की अनफॉर्चुनेटली उनके ऊपर फिर कीचड़ उछाला जाएगा एंड सो ऑन, तो जिसके साथ रियासत को बहुत नुकसान हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब अगर ये क्राइसिस अपोजिशन की और गवर्नमेंट की रूल्स ऑफ द गेम, जो एक पार्लियामेंट्री हुकूमत जमहूरियत के अंदर एक रूल्स होते हैं कि उस रूल्स के तहत सब चलते हैं। अब नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जी रूल्स में इस्टेब्लिशमेंट गवर्नमेंट को नहीं चलने जाती, सिविलियंस को नहीं चलने देती। यहाँ आज रूल्स जो हैं वहाँ एक गवर्नमेंट होती है, एक लॉयल अपोजिशन होती है, अपना वक्त इंतज़ार करती है, तनकीद करती है, मगर डिरेल नहीं होने देती सिस्टम को। मगर यहाँ तो सिचुएशन ये है कि वो गवर्नमेंट जो है वो चलने नहीं दे रही किसी चीज़ को। तो फिर अपोजिशन डेस्परेट होती जा रही है। जब अपोजिशन डेस्परेट होती है, सारे रोड ब्लॉक्स मिलते हैं, तो फिर वो सड़कों पे आ जाते हैं, कहते हैं फिर हम देखेंगे। जब सड़कों पे आते हैं तो फिर उस वक्त डिस्टेबलाइजेशन होती है,
सारे मुल्क का नुकसान होता है। फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सोचों में पड़ जाती है कि यार ये इसको ये आपस में लड़ पड़े, हम क्या करें। तो मैं समझता हूँ इसमें ये जो गवर्नमेंट और अपोजिशन के दरमियान जो महाजराई हो रही है, ये बहुत मुल्क के लिए बड़ी बुरी है। अच्छा, तो एक तो ये इशू चल रहा है। साहब आपको महाजराई दिखाई दे रही है, मैं तो देख रही हूँ कि ये ईवीएम पर फवाद चौधरी साहब या बाकी वज़रा वो अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन की भी अगर बात करें तो उन्होंने दोनों को, आज़म स्वाति साहब को और फवाद चौधरी साहब को 3 हफ्तों का वक्त दिया। कहा 3 हफ्तों के अंदर अंदर आप हमें जवाब दें, नहीं दिया तो फिर इलेक्शन एक्ट के तहत। आपको याद होगा आयशा, थोड़ी सी डाइवर्जन हो गई बट चले, आपको याद होगा कि पिछले प्रोग्राम में मैंने यही कहा था कि इलेक्शन कमीशन 2-3 हफ्ते का वक्त दे देगी। याद है आपको? जी। आपने पूछा था क्या होने जा रहा है, मैंने कहा वो नोटिस को कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहिए। तो अब और मैंने भी यही कहा था कि बेहतर यह है कि इलेक्शन कमीशन कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड करे। तो उन्होंने कॉन्फ्रंटेशन को अवॉइड किया और टाइम दे दिया, और इवेंचुअली ये जाके कॉन्फ्रंटेशन नहीं होगी, क्योंकि अगर हो गई तो ये बिल्कुल ही सबके गले पड़ जाएगी ये बात। तो इसलिए ये तो एक पहलू है गवर्नमेंट की जो रवैया है जिस तरीके, जिसका मैंने अभी इशारा किया। मगर अब जो इसके अलावा भी तो बहुत सी चीज़ें हो रही है ना। ये तो गवर्नमेंट जो कर रही है अपोजिशन के साथ या उन इदारों के साथ जो कि गवर्नमेंट के साथ, अब कन्फ्रंटेशन अगर अवॉइड कर रहे हैं तो क्राइसिस कहाँ है? अच्छा, अब बात यह है कि यहाँ तो एक क्राइसिस तो ये है गवर्नमेंट और अपोजिशन की, दूसरी क्राइसिस है अपोजिशन के अंदर, वो भी तो क्राइसिस चल रही है ना आशा जी। पहले पीडीएम एक थी, फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी अलग हो गई। अगर गवर्नमेंट जो है वो हाथ से बढ़ रही थी बाहर, तो अब अपोजिशन के अंदर भी दरार पड़ गई, वो भी यूनाइटेड नहीं रही। और सो एक पीपल्स पार्टी अपनी तरफ गेम्स खेल रही है और पीडीएम जो है वो कुछ करना चाह रहा है, और दोनों मिल भी नहीं रहे हैं और दोनों कन्फ्यूजन में। तीसरी चीज़ ये है कि वो जो पीडीएम रह गई है उसके अंदर अब प्रॉब्लम्स हो गए हैं। पहले तो पीडीएम के अंदर और पीपल्स पार्टी के अंदर प्रॉब्लम है ना, अब पीडीएम के अंदर प्रॉब्लम्स हो गए हैं। वो 2 किस्म के हैं। किस किस्म के? वो एक है कि नवाज शरीफ साहब का बयानिया और शहबाज शरीफ साहब का बयानिया, वो पीडीएम भी कंफ्यूज बैठी है कि भाई हम कहाँ जाएं। शहबाज शरीफ साहब इधर खींच रहे हैं, वो उधर खींच रहे हैं। और फिर एक नई चीज़ हो गई है क्या कि अब शहबाज शरीफ साहब के बयानिया के साथ मौलाना फजल रहमान भी खड़े हो गए हैं। वो कहते हैं ये क्या कर रहा है। मैं एग्जांपल आपको देता हूं, खिलाफ खड़े हो गए, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मौलाना जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो गए जी। तो वहाँ भी मतलब एक गिरोहबाजी हो गई है विद इन दी पीडीएम। तो एक नवाज शरीफ साहब का बयानिया और शहबाज शरीफ साहब का, अब मौलाना खड़े हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि यार मैं शहबाज शरीफ के साथ नहीं हूँ, मैं नवाज शरीफ साहब के या मरियम साहिबा जो हैं। और वो इशू क्या बना, ये इशू यही बना ना कि जी जब वो एक कमीशन बनाई हुकूमत ने जी कि जी वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर कि कमेटी बनाएंगे, अभी तक वैसे उसका कोई हमें मगर वो बैठ तो गए ना जाके आयशा जी, असद कैसर साहब के पास बैठ गए ना और कहा हम हिस्सा लेंगे इसमें। और वो मौलाना कहते हैं मुझे पूछा ही नहीं आपने, आप पीडीएम का हिस्सा हैं, आप कैसे जाके वहाँ बैठ गए, जाके उनके साथ अग्री कर लिया, पहले हमारे साथ बात तो कर लेते। तो मौलाना भी थोड़े से तपे हुए हैं। आप खफकी है आप कह रहे हैं। अब मेरा ये खबर है कि वो 11 तारीख को फिर एक मीटिंग होगी पीडीएम के अंदर, जबकि ये सारी चीज़ें फिर एजेंडे के ऊपर होंगी। मौलाना अच्छा मौलाना जो है ये सारी बातें रखेंगे कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ तो अपोजिशन गवर्नमेंट, अब दूसरी क्राइसिस चल रही है विद इन अपोजिशन, और वहाँ 2 इश्यूज हैं, एक नवाज शरीफ शहबाज शरीफ और एक नवाज शरीफ एंड मौलाना वर्सेस शहबाज शरीफ, कि पहले मौलाना न्यूट्रल थे। ठीक है ना। तो वो अब वो भी खड़े हो गए हैं नवाज शरीफ साहब के साथ। तो ये तो अपोजिशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स तो पार्टी के अंदर पीएमएलएन के हमें मरियम नवाज साहिबा भी ये कहते हुए नजर आती हैं कि पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ नहीं है, सब नवाज शरीफ की रहनुमाई में, लीडरशिप में मुत्तहिद हैं, लेकिन वहाँ पर भी है कोई दरार। हाँ, वो भाइयों के दरमियान। अच्छा, भाइयों के दरमियान क्या हो रहा है आपने पूछ ही लिया। बात यह है कि भाइयों के दरमियान तो हमने बहुत दफ़ा डिस्कस किया है, और मैंने आपसे हमेशा यही कहा है कि दोनों जो हैं वो एक ही सफ़े पे हैं, मगर एक लाइन ले रहा है, एक दूसरी लाइन ले रहा है। और मौक़िफ़ उनका ये है कि जो दूसरी लाइन ले रहे हैं, जो मियाँ साहब जो हार्ड लाइन ले रहे हैं, वो इसलिए ले रहे हैं ताकि शहबाज शरीफ साहब के रास्ते आगे खुलें, क्योंकि प्रेशर आएगा तो रास्ते पे मजबूर होंगे। मियाँ साहब को तो पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर तो बन नहीं सकते, ये भी पता है कि ये मरियम इज़ टू यंग टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, शायद इसको और वक्त चाहिए अभी मैच्योरिटी के लिए, मैच्योरिटी है जो भी सियासी तौर पे अभी मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब को रिजेक्ट नहीं कर सकते ना। वो मतलब भाइयों के दरमियान बहुत सख्त रिश्ते हैं, तकड़े रिश्ते, गहरे रिश्ते हैं। तो वो अपनी अपनी एम्बिशंस हर जगह पे होती हैं। अच्छा। मगर मियाँ साहब को चलना पड़ता है इस तरीके से कि मरियम जो है वो भी साथ रहे और शहबाज शरीफ भी साथ रहें, नहीं तो सबका नुकसान, बैलेंस आउट ना हो। हाँ, तो मरियम का ये मौक़िफ़ है कि जो वालिद साहब कहेंगे वो ठीक है। अब वालिद साहब भी तो आप पता है एस्टैब्लिशमेंट को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो दिल की बातें कर रहे हैं, तो वो तो नरम नहीं पड़ रहे। मगर अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि
मियाँ साहब ने पिछली दफ़ा एक हल्की सी ऐसी बात कर दी जिसके साथ अब तबसरे शुरू हो गए हैं। मियाँ साहब ने बातें सारी करके एंटी इस्टेब्लिशमेंट, फिर ये भी कह दिया कि हमें बेसिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, मफामत के लिए भी तैयार हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, ठीक है, प्रोवाइडेड इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन दे दे और आगे वादा करे कि इंटरफेरेंस नहीं करेगी, हमें चलाने देगी, सिविलियंस को गवर्नमेंट चलाने देगी, डिस्टेबलाइज नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत एक पेज पे है, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पे है, उसके होते हुए क्या जरूरत है किसी और को? अच्छा, अब आइए, आपने बात कर ही दी, तो हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट जी, वहाँ भी मेरे मुताबिक वहाँ भी प्रॉब्लम्स हैं, मगर वो ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि वो बाहर नहीं निकालना चाहते। अगर बाहर आ गए तो वो उसके साथ बहुत से प्रॉब्लम्स बन सकते हैं। मियाँ साहब और ना दलेर हो जाएं और कहें जी ये तो आपस में इनकी दरार आ गई है। हाँ। वहाँ दो किस्म के हैं, बड़ी मुख्तसर मैं बात करूँगा बिकॉज सेंसिटिव एरिया, नो डाउट, अब तो हालात भी ऐसे हैं बैरूनी महाज पे भी। तो एक तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी अरसे से पंजाब में तब्दीली चाह रही थी। बुज़दार साहब की छुट्टी कराए पर पंजाब में कोई कारोबार हो, ठीक चले, ब्यूरोक्रेसी मोटिवेट हो वगैरह। क्या आपको बुज़दार स्पीड नहीं पसंद उनको? उनको बुज़दार साहब नहीं पसंद, ज़ात की इशू नहीं है, उनको ये है कि वहाँ कोई कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, क्योंकि पंजाब से सारी इस्टेब्लिशमेंट की रैंक एंड फाइल आती है। तो इस्टेब्लिशमेंट का ये मौक़िफ़ है, यहाँ तो यार हुकूमत दे दो हमें, ये तो फेडरल गवर्नमेंट तो अपनी जगह पे है, यहाँ कोई अच्छा सा एडमिनिस्ट्रेटर लगा दो जो कि पंजाब को चला ले। अच्छा, वो खान साहब जो है वो नहीं करते। अच्छा, अब वो क्यों नहीं करते, उसके मेरा ख्याल है दो वजूहत हैं। एक तो वजूहत ये है कि आपको याद होगा कि जब कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो आता है वो पंजाब में अगर उसकी अपनी हुकूमत होती है तो वहाँ कमज़ोर चीफ मिनिस्टर रखते हैं, तकड़ा चीफ मिनिस्टर नहीं रखते। उसकी वजह यह है कि पंजाब में अगर कोई चीफ मिनिस्टर तकड़ा हो गया तो वो हीरो बन जाता है। पंजाब असेंबली को कंट्रोल करता है, नेशनल असेंबली को भी, तो पंजाब ही प्राइम मिनिस्टर्स बेस पंजाब का ही होता है। अगर कोई इलेक्शन पंजाब इसीलिए ये ना हो कि जनाब आपको पंजाब में ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर लगा दें जिसकी वाह हो जाए और अगली दफ़ा वो तैयार हो जाए कि अब मेरा वक्त आ गया, शेरवानी मैं पहनूंगा, जैसे शहबाज शरीफ साहब भी कभी कभी। मगर शहबाज शरीफ साहब का तो बनता है ना, क्योंकि वो एक ही फैमिली है। हाँ। और वो नवाज शरीफ साहब को फिक्र नहीं था कि जब बाईपास कर लेगा, आगे आ जाएगा। हाँ। मगर आपको याद है कि मोहतरमा जब प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, तो उन्होंने भी पंजाब के अंदर कमज़ोर आदमी रखा था। जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे और शहबाज शरीफ साहब को नहीं रखा था तो उस वक्त भी उन्होंने 90s की मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने भी बड़ा वीक चीफ मिनिस्टर रखा था, बड़ा था 0/0। और हम सोचते थे यार कमाल कर दिया। फिर समझ आई कि पंजाब में किसी अच्छे बंदे को नहीं खड़ा होने देंगे, बिकॉज ऐसे ना लगे कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो कमज़ोर है और पंजाब का चीफ मिनिस्टर तकड़ा है। तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर को साये में ही रहना पड़ेगा और कोई फिक्र की। तो अब वो चाह रहे हैं कि यहाँ से वो कहते हैं यार इसमें हमारी हाँ, इसको चेंज करो, कोई और ले आओ जो कि ठीक है आपको चैलेंज नहीं करेगा मगर कुछ करके तो दिखाए। यहाँ जो करप्शन हो रही है, जो मिसमैनेजमेंट हो रही है, कुछ मजाक ही बना हुआ है ना यहाँ। हाँ जी, और वो म्यूजिकल चेयर बनी हुई है, ओहदे, तब्दीलियां, ब्यूरोक्रेसी, एवरीथिंग। एक एस्टेब्लिशमेंट का तो इमरान खान साहब के साथ ये कि रनिंग बैटल चल रही है, मगर ये हाथ से बाहर नहीं निकली, बिकॉज खान साहब ने हर दफ़ा ये कहते हैं थोड़ा सा वक्त और दे दें, कुछ तब्दीलियाँ कर देते हैं, तो इसीलिए फिर कभी IG आते हैं जाते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी आते हैं, कभी PSCM आते हैं। वो इसीलिए कि खान साहब और वक्त मांगते हैं कि नहीं ठीक हो जाएगा। तो खान साहब जो है मैं समझता हूँ कि उन्होंने बुज़दार साहब को चेंज नहीं करना, तो ये एक चीज़ चलती रहेगी। और मेरा ख्याल है अब वो स्टेज आ गई है कि एस्टेब्लिशमेंट का सर पकड़ लिया गया, अब रहने दो, ये हमारी बात नहीं सुनता और इसके वजूहत ये वजूहत है, अब हम क्या इसको करें। यानी नो चेंज इन पंजाब, नो चेंज इन पंजाब। मगर एक और इशू भी बन क्या, वो इशू काफ़ी अरसे से चल रहा था मगर अब हल हो गया है। वो क्या है जो हल हो गया है? हाँ। वो जल्दी बताएं। हाँ, वो ये था कि इस्टेब्लिशमेंट के ये ख्याल था कि अब कुछ इदारे हैं उनके अंदर कुछ तब्दीलियाँ होनी चाहिए उनके सरबराहों की, और कोई नए लोग वहाँ आने चाहिए। तो खान साहब नहीं मान रहे थे। खान साहब के रीज़न सबको पता है, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो भी सबको पता है। तो अब मेरा ख्याल है फाइनली एक स्टेज आई है कि वो बात चलती अब जाके खान साहब ने बात मान ली। और खान साहब ने पहली बात मानी, अभी दूसरी बात नहीं मानी। पहली बात ये मानी है कि तब्दीली आएगी उन इदारों में, अच्छा, और रद्द-बदल होगा। तो एक मरला तो क्रॉस हो गया अब, और वो तब्दीली अगले महीने की 15 तारीख से पहले वो तब्दीली आ जाएगी, अनाउंसमेंट पहले हो जाएगी और तब्दीली आ जाएगी। अच्छा। तो ये मेरी आज पेशन गोई है आपसे कि वो जो मसला था कि जी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है,
वो अब हल होने जा रहा है। ऐसे खान साहब की सेहत पे तो कोई असर नहीं ना पड़ेगा? अब क्योंकि खान साहब की सेहत का मसला है, जी जी, तो इसलिए अब लोग ये पूछ रहे हैं कि चलो वो कुछ चला तो जाएगा, तो आएगा कौन? तो क्योंकि खान साहब की सेहत बहुत का मसला, बहुत अहम। तो उसके ऊपर अभी कोई फैसला नहीं हुआ कि वो कौन आएगा। उसके लिए आगे जाके फिर आप मजीद पेशगोई करेंगे? मैं पेशगोई करूंगा। चिड़िया ने अभी एक तो पर आधा मसला हल हुआ है। अब खान अच्छा। साहब के, जिसे कहते हैं ना, द बॉल इज इन खान साहब कोर्ट, को वो एस्टैब्लिश तो हो गई कि चलिए जी अब यहाँ थोड़ी बहुत तब्दीली करें, बिकॉज रीजंस हैं। अब आगे कौन किसने आना है, वहाँ 2-3 कंसिडरेशन है, कंसिडरेशंस हैं। अच्छा। और आखिरी फैसला जो है वो खान साहब का होगा। और ये कुछ नहीं कहा जा सकता कि खान साहब एस्टैब्लिशमेंट की रिकमेंडेशन मानेंगे या अपना ही कुछ करेंगे। नवाज शरीफ साहब तो नहीं बनेंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने मेरी बात नहीं मानी थी एस्टैब्लिशमेंट की। अच्छा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी बात नहीं मानी हाँ। थी एस्टैब्लिशमेंट की, जब ये तब्दीली का वक्त आता है। जी जी ऐसे ही है ना जी। और भी बड़े मौक़े हैं पाकिस्तान की तारीख में कि जब ये वक्त आता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना, वो हैट में से कोई रैबिट जो है वो खुद ही निकाल लेते खुद ही निकाले। लेकिन अब की बार रैबिट शायद कोई और निकाले। आपने गुड लक बैड लक की बात की, तो आपको पता है कि रिकमेंडेशंस जो वहाँ से आती हैं वो ठीक रहती हैं सेठी साहब। तो ये तो मोटी मोटी बात आपको मैंने बता दी। हाँ, लेकिन ये 4-5 जो है ना हाँ। मसले क्राइसिस चल रहे हैं। हाँ। और इनका हल जो है उसकी हम मुंतज़िर हैं हाँ। कि कैसे इनका हल होगा। 4-5 जो क्राइसिस है उसके लिए आपने अपने हाथों को ऐसे फैलाया, लेकिन हम अब थोड़ा इसलिए परेशान हो रहे हैं कि कहीं पाकिस्तान को ना हाथ फैलाने पड़ जाए। हम जाएंगे अब इकोनॉमी की तरफ। स्टॉक मार्केट में भी झक्कड़ चल रहे हैं और हम देख रहे हैं डॉलर ऊपर से ऊपर ही जा रहा है, रुपया नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन इस पर डिटेल में हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हम वापस आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा सेठी साहब, IMF की जानिब से कुछ सब्सिडीज़ ख़त्म करने का कहा जा रहा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो हमारा डेट है वो बढ़ता ही जा रहा है। इस पर बड़ी ख़तरनाक रिपोर्ट्स आ रही हैं। क्या इशारे हैं जो कि वाकई परेशान कुन है? क्योंकि शौकत तरीन साहब तो सेनेटर बनने जा रहे हैं, उन्हें यकीन है वज़ीर आज़म उन्हें बना देंगे। एंड एट द सेम टाइम ही सेइंग कि हमारी मईशत ग्रो कर रही है। वाकई देखिए आयशा, यहाँ 4-5 चीज़ें देखने वाली हैं जी। आपने एक ही तरफ इशारा कर दिया, तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ। मगर उसके आगे भी बहुत से इश्यूज़ हैं। सिर्फ IMF और शौकत तरीन साहब का इशू नहीं है। मगर चलें, IMF और शौकत तरीन साहब, इनके दरमियान क्या इश्यूज़ हैं और किस किस्म की क्राइसिस आ रही है। शौकत तरीन साहब को लाया गया था क्योंकि मईशत बैठी हुई थी और हुकूमत का ये मौक़िफ़ था कि ग्रोथ होनी चाहिए और ग्रोथ होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, कुछ नज़र आना चाहिए कि मईशत बढ़ रही है। क्योंकि जब मईशत गिरी हुई होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही होती है और फिर नुकसान भी बड़ा हो रहा होता है। तो इनको ये कहा गया था पिछले हफीज़ शेख साहब को कि आप उठाएं, इसको उठाएं, कुछ करें, इन्फ्लेशन को कम करें, ग्रोथ बढ़ाएं, टैक्सेस बढ़ाएं। वो IMF के प्रोग्राम में फंसे हुए थे। उन्होंने वहाँ कमिटमेंट्स की हुई थी कि कंट्रोल करके रखना है ताकि आपके ज़्यादा फिजिकल डिफिसिट्स जो हैं, बोरोइंग्स जो हैं वो कम हो, ताकि आगे पैसे ना देने पड़े। वो दूसरा प्रोग्राम चला रहे थे जिससे तो मईशत को बैठा के रखना था। तो उनकी छुट्टी हो गई, शौकत तरीन साहब को लाया गया। इन्होंने कहा मैं ग्रोथ करूँगा, मैं खर्चे करूँगा, पैसे की तैसे प्रिंट करूँगा पैसे, इंटरेस्ट रेट्स गिराऊँगा, लोगों को कर्जे देंगे, करें, उठाएं और फिक्र ना करें, मईशत को, इकॉनमी जो है उसको हम उठा लेंगे और ये जो महंगाई है इसको भी रोक लेंगे। अच्छा। तो वो आधे कामयाब हो गए, आधे नहीं हुए। उन्होंने 6 माह के अंदर ग्रोथ तो शुरू करा दी। नए सीमेंट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री करके, ऑटो लोन्स, ये वो, इंटरेस्ट रेट गिराए, ये कर के और कारोबार तो फिर बढ़ाया कारोबार शुरू हो गया। ठीक, मगर कारोबार जब शुरू हुआ तो जैसे ही कारोबार बढ़ना शुरू हुआ और लोग खुशियाँ, अच्छा जी वाह जी वाह, वो दूसरी तरफ महंगाई बढ़नी शुरू हो गई। महंगाई इसलिए बढ़नी शुरू हो गई क्योंकि आप जो इंपोर्ट कर रहे हैं इस मुल्क के अंदर, वो आपकी इंपोर्ट्स बढ़नी शुरू हो गई। जब ज़ाहिर प्रोडक्शन करेंगे तो आप तो 70% चीज़ें, खाना पीना भी बाहर से आता है। तो जब आपने वो खोला और दरवाज़ा खोला, फ्लड आ गया, तो वो फ्लड में ही है, इंपोर्ट्स आनी शुरू हो गई। इंपोर्ट जब आनी शुरू हो गई तो इंपोर्ट के लिए पैसे देने थे, डॉलर्स देने थे, डॉलर्स आपके पास थे नहीं। तो अब 2 तरीके थे। एक तो स्टेट बैंक को कहते कि आपके पास 20 अरब डॉलर पड़े हुए हैं आपके बैंक के अंदर, वो ज़रा मेहरबानी करके ना 5 हमें दे दें ताकि हम इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर लें। स्टेट बैंक ने कहा नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल है, मैं तो इससे कम नहीं कर सकता अपने रिजर्व्स को। तो फिर क्या हुआ,
फिर खुलना पड़ा, उसकी वजह से रुपया गिरना शुरू हो गया, डॉलर महंगा होना शुरू हो गया, क्योंकि डॉलर की डिमांड ज़्यादा थी तो रुपए की कम थी, तो डॉलर महंगा शुरू हो गया। आपने पेमेंट्स करनी थी, आपने ख़रीदना शुरू कर दिया मार्केट से डॉलर ख़रीदना शुरू कर दिया, डॉलर की कीमत बढ़नी शुरू हो गई, डॉलर मगनी शुरू हो गई तो महंगाई शुरू हो गई। अच्छा। अब हुआ ये है कि जी महंगाई इतनी हो रही है कि ग्रोथ तो चल पड़ी मगर महंगाई हो रही है और लोग चीखें मारने शुरू कर दिए। अब इमरान खान ने कब बुला के कब मारे गए, तो ग्रोथ तो तुमने कर दी मगर वो तो महंगाई इतनी हो गई है और लोग हमें गालियाँ दे रहे हैं, तो अब क्या करना है। अब उन्होंने कहा जी रोको इस ग्रोथ को, रोक दो, महंगाई हो गई, एक क्राइसिस। पहले क्राइसिस थी कि जी महंगाई भी थी और ग्रोथ नहीं हो रही थी, अब ग्रोथ हो गई और महंगाई वहाँ उससे ज़्यादा हो गई। तो अब क्या करें, अब रोको, अब फिर जो ना वो ट्यूनिंग कर रहे हैं उसकी। अब फिर ट्यूनिंग शुरू हो गई। अब वो प्रॉब्लम ये आ गया कि आप ना IMF के साथ रहे हैं ना उसके खिलाफ, आप एक नो मैंस लैंड में आके खड़े हो गए। अब IMF कह रही है भाई हमने आपको कहा था ये करें, आपने किया नहीं जी। अब शौकत तरीन साहब उनको कह रहे हैं आप आए आप करने लगे हैं, वो कहते हैं पिछले 6 महीने से तो आप कुछ और कर रहे हैं, अब सारा काम ख़राब हो गया, फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो अब फिर IMF ने आना है अगले महीने और फिर इनसे मुज़ाकरात होने और पता नहीं वो जाएंगे कहाँ। उसके बाद मैं फिर आपको बताऊंगा कि IMF जो है एक तरफ आपके साथ मुज़ाकरात करेगी, दूसरी तरफ स्टेट डिपार्टमेंट अमेरिका के अंदर उनसे पूछेगी कि पाकिस्तान के साथ रवैया हमारा क्या होना चाहिए, वो मैं बाद में डिस्कस तो रेटिंग्स क्या हैं। तो एक तो ये क्राइसिस चल रही है कि जी आपने ग्रोथ करनी है, रोकना है, महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, IMF के साथ क्या बात करनी है और कोई क्लैरिटी नहीं है। बीच में आपने भी बात कर दी कि जी वो शौकत तरीन साहब ने भी सेनेटर बनना है, 15 दिन रह गए हैं, अभी तक सेनेटर की सीट खाली नहीं हुई, क्या वो उनको वादे तो यही किए गए, वादे पूरे कैसे किए जाएंगे, क्या KP के किसी बंदे को कहेंगे या बंदी को कहेंगे आप अपनी सीट छोड़ें और इनको बना देंगे। इसाक साहब की सीट पे भी तो नजर थी ना। तो फिर अगर वो भी इशू है मगर उसके लिए तो अभी वो पास करके करना पड़ेगा। हाँ वो सारा कुछ करना है, कोई जॉइंट हाउस रेजोल्यूशन, तो ये सारी चीज़ें इस वक्त ऊपर पड़ी रही हैं, उछल रही हैं कि पता नहीं अब करना कैसे है। तो ये सारा क्राइसिस चल रही है आपकी, एक हिस्सा इकॉनमी का। दूसरी तरफ एक और चीज़ भी हो रही है कि दुनिया पहले आपको इमर्जिंग मार्केट कि भाई पाकिस्तान एक ऐसी मार्केट है कि ग्रोथ हो रही थी, इमर्ज कर रही है, चलो जी उभर रही थी। हाँ, इसके लिए पैसे वैसे फेंके, इन्वेस्टमेंट लाए। अब देखा कि यहाँ तो ये हालात है, तो उन्होंने कहा कि नहीं ग्रोथ मार्केट नहीं है, अब इसको इमर्जिंग मार्केट से आपको हटा के आपको फ्रंटियर मार्केट कर दिया। फ्रंटियर होता है ना वो दूर दराज जहाँ पता नहीं हो क्या रहा है, फ्रंटियर हुई। फ्रंटियर हमें भी नहीं पता, हमें नहीं बॉर्डर पे क्या हो रहा है, पता है आपको क्या हो रहा है, कभी गए हैं वहाँ, समझ नहीं आ रही, तो इसलिए वो जो समझ नहीं आती उनको फ्रंटियर मार्केट कह देते हैं। तो आपको गिरा दिया, जिसके साथ ये होता है जब आपको गिरा देते हैं तो फिर ये होती है आपकी क्रेडिट रेटिंग जो होती है ना वो गिर जाती है। मतलब है कि आयशा तुमने कुछ इंपोर्ट करनी है कोई चीज़, आप बैंक के पास जाते हो, आप कहते हो मैंने ये इंपोर्ट करनी है, पर अगर आप इमर्जिंग मार्केट हो तो बैंक कहता है ठीक है जी आप 30% पैसे अभी दे दें और बाकी 70% है जब आपका माल आ जाएगा कराची फिर पेमेंट कर दें, तो फिर उस वक्त कर दीजिएगा, आपको तो डाउन पेमेंट आप इतनी कर दें। उधर भी यही होता है कि जी डाउन पेमेंट हम अभी कर रहे हैं, अच्छा। बाकी 3 महीने के बाद आपको मिल जाएगी, बैंक गारंटी करता है, ठीक है। तो वो LC लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं इसको। तो अब ये सूरत हाल हो गई है कि वो भी मुश्किल होता जा रहा है। वो कह रहे हैं जी कि पूरी के पूरे पैसे दें तो फिर जाके या 50% अभी दें और 50 वापस, तो आपके लिए बोरो करना, इम्पोर्ट करना मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है। तो यही कोशिश भी उनकी यही थी कि इसको गिराया जाए, इंपोर्ट्स को गिराया जाए। अच्छा। तो एक तो ये आपकी रेटिंग गिरनी शुरू हो गई है, दूसरा जो है कि बिजनेस करनी और मुश्किल हो गई है और क्रेडिट रेटिंग भी गिर गई है। और फाइनली ये है कि आपने जो पैसे लोगों के देने हैं, आयशा गले पे यहाँ तक तलवार लटक रही है, वो पैसे मांग रहे हैं लोग अपने। अच्छा। आपने कोई $30 बिलियन के करीब लोगों के देने हैं। कुछ पैसे तो आपके आ रहे हैं रेमिटेंसेस से, कुछ इधर से आ रहे हैं, कुछ उधर से आ रहे हैं, मगर अभी भी 3-4 बिलियन का गैप है। चीन अपने पैसे मांग रहा है, IMF अपने पुराने पैसे मांग रही है, जो लोग आपके क्रेडिटर्स हैं वो पुराने पैसे मांग रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं है। आपके एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ नहीं रहे हैं, वहीं आगे रुक गए हैं, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, उधर से पैसे उधर देने हैं, उधर से कर्जे जो लिए हुए वो देने हैं, उनको रोल ओवर करना है। सर साहब आपने इतना परेशान कर दिया, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में हो तो आप तो भाग जाए। मैं एक सेकंड दे दे मुझे, चले। वो ये कि एक क्राइसिस चाइना के साथ शुरू हो गई है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये मेंशन कर रहा हूँ। क्या ये जो सिपेक है ना, सिपेक के ऊपर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान बड़े सीरियस इश्यूज खड़े हो गए। अच्छा। बहुत सीरियस इश्यूज हो गए हैं। चाइनीज़ जाके आर्मी चीफ को भी मिल के आए हैं, सारी सियासी जमातों को मिल रहे हैं,
कि हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे सारे प्रोजेक्ट्स रुक गए हैं, हमें ये पूछा जा रहा है, हमें ये कहा जा रहा है, हमें तो ये वादे किए थे, हमारे नहीं दिए जा रहे, वगैरह वगैरह। और एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था जो कि नवाज शरीफ साहब के ज़माने में शुरू होना था, फिर ये लोग आगे इन्होंने रोक दिया, फिर अब जाके इन्होंने कहा था कि हमने शुरू कर दिया बड़ी धूमधाम से। वो है एक रेलवे लाइन बननी थी कराची टू पेशावर, और वो 6-7 बिलियन डॉलर्स की चाइना ने ये बनानी थी, वो एक नई ML1 की बात करें। एग्जैक्टली। अच्छा, तो वो रुक गई है। फिर चाइना कहता है अब करो, और ये कहते हैं नहीं हम नहीं कर सकते, हमारे इतनी बड़ी हमने कर्जा नहीं लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो भी एक क्राइसिस आ गई। एक तरफ से ये क्राइसिस चल रही है चाइना के साथ ऑन दी वो चीज़ जो कि स्ट्रेटेजिकली बड़ी अहम थी आपके लिए, सिपेक के ऊपर रोने धोने शुरू हो गए हैं, चाइनीज़ बहुत नाराज़ है। ये मैं पहले भी कहा, आप फिर कह रहा हूँ, मगर आप एक नई चीज़ हुई है क्या, और मैं उसका इशारा कर देता हूँ, आगे जाकर अगले सेगमेंट में डिस्कस करते हैं। क्या वो ये है कि अमेरिका ने, एक इदारे ने आज 29 सितंबर को एक बहुत ख़तरनाक रिपोर्ट शाया की है चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, कि चाइना जो दुनिया के अंदर जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, ख़ुसूसन पाकिस्तान, अफ्रीकन नेशंस, इस किस्म के जो गरीब नेशंस हैं या मिडिल इनकम नेशंस हैं, वहाँ इस रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव के ज़रिए, जिसमें सीपैक भी आ जाता है, वो जो कुछ वहाँ इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, वो एक तो उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें जो खुफिया रखी गई हैं। दूसरा ये है कि वो इतनी चाइना के हक़ में हैं, और जिन मुल्कों में वो कर रहे हैं उनके हक़ में नहीं है, कि इट्स अ स्कैंडल। वो जो रिपोर्ट अभी आई है उसके कल अखबारों में अब डिटेल्स आ जाएंगी, लेकिन डेट ट्रैप तो पहले से ही कहा जा रहा था, बहुत मैसिव किस्म की चाइना के ऊपर और उनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर यूरोपियन कंट्रीज़ ने एक अटैक लॉन्च कर दिए कि चाइना के जो इन्वेस्टमेंट्स हैं पाकिस्तान के अंदर वो भी नेगेटिव हैं, पाकिस्तान के हक़ में नहीं है, और जो प्रॉफिट्स मिल रही हैं चाइना को, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जा रहा है वगैरह वगैरह वगैरह, ये सब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। और इसी तरह अफ्रीका के अंदर भी और श्रीलंका के अंदर भी जहाँ जहाँ चाइना ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, अच्छा, वो रिपोर्ट उन्होंने 2017 तक के सारे मुआहदे जो हैं वो इसको एग्जामिन किया है और उसको एक्सपोज किया। कोई 110 सफ़े की रिपोर्ट है, और उसके अंदर उन्होंने एक एक चाइनीज़ प्रोजेक्ट को उन्होंने एग्जामिन किया और उसको एक्सपोज किया। इसके साथ चाइना पाकिस्तान के तल्लुकात, स्पेशली ये जो सारे हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस हैं, उसके अंदर बहुत सी अब खदशात पैदा हो जाएंगी, यहाँ बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे, और ऐन मुमकिन है कि नैब शैब भी किसी न किसी स्टेज पे उठ के आ जाए और कहे हमने ये भी देखना है, ये भी देखना है, ये भी देखना है। और अफसोस इस बात का, क्योंकि मोस्ट ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स नवाज शरीफ साहब के ज़माने में हुए थे जी, तो ये ऐसे भी लगेगा कि नवाज शरीफ साहब ने जो प्रोजेक्ट्स चाइना के साथ किए थे उनको हम एग्जामिन कर रहे हैं। अच्छा, मगर होगा या कि पाकिस्तान और चाइना के तल्लुकात ख़राब हो जाएंगे। जब आप उस पर बात करेंगे या तहकीकात की बात करेंगे तो फिर सीपैक, अभी तो हमने ये भी सुना था कि बहरहाल ये कहा जा रहा है कि जो तालिबान का साथ जिन्होंने दिया उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। किस नौयत की हो सकती है और स्ट्रेटेजिक गलती किसे करार दिया जा रहा है? हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इस पर बात करते हैं। वेलकम बैक टू द शो। अच्छा, जो भी बातें अमेरिका में हुई या सेनेट में हुई या वहाँ के जो जनरल्स हैं उनसे सवालों जवाब किए गए, बड़े तुर्श नौयत के सवालों जवाब उनसे किए गए और स्ट्रेटेजिक गलती वो करार दे रहे हैं। और पाकिस्तान में ये परसीव किया जा रहा है कि कोई पाकिस्तान मुखालिफ बिल आया वहाँ पर। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान बहुत बड़ी क्राइसिस है, जिसकी अब लेटेस्ट पोजीशन ये है कि अमेरिका ने आपसे दो चीज़ें मांगी थी। एक तो उन्होंने कहा था कि आप तालिबान को भी रिकग्नाइज़ नहीं करना। दूसरा उन्होंने ये कहा था कि हमें खदशा है कि वहाँ टेररिज्म बढ़ेगी और हमें एयर कॉरिडोर चाहिए, बेस नहीं चाहिए, हमें कोई ग्राउंड फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, हमें एयर कॉरिडोर चाहिए। कल को अगर हमें इंटरवेंशन करनी पड़ती है तालिबान के ख़िलाफ़ या अलकायदा के ख़िलाफ़ या IS के ख़िलाफ़, तो हमें मौका मिलना चाहिए कि हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से या दुशांबे से या जहाँ से भी अवेलेबल है, हमें कॉरिडोर मिलना चाहिए कि हम जाके वो करें। और हमें पहले भी मिला था, अब भी हम मांग रहे हैं, हमने अभी तक दिया नहीं है। तो ये लेकिन जनरल मैकेंजी कह रहे हैं हमारी बात चल रही है, बात चल रही है, मगर अब ये बात 4 महीने से चल रही है। अच्छा। अभी मुईद यूसुफ गए थे, उस वक्त भी बात चल रही थी, बात चल रही है, भी हुआ नहीं, तो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो मांग रहे हैं। दूसरी चीज़ जो है कि उन्होंने अब ये फैसला किया है कि हमने
ये जो हमारे साथ हाथ हुआ है, हार गए हैं इतने बड़े, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए बहुत बड़ी डिबैकल है, ये बहुत बड़ा खदशा प्रॉब्लम है। ये तो हमारा सारा क्लाउड ही दुनिया में ख़त्म हो जाएगा। हमने अब कुछ करना तो है इसके बारे में। तो वो आप जो सुन रहे हैं कि जी वो अब ढूंढ रहे हैं कोई रास्ता कि एक तो अफ़गानिस्तान को छोड़ना नहीं है, अभी हमने वहाँ गड़बड़ करनी है, और गड़बड़ करनी है चाइना के ख़िलाफ़, रशिया के ख़िलाफ़, सेंट्रल एशिया के ख़िलाफ़ और ईरान के ख़िलाफ़। और पाकिस्तान हमारा साथ दे, नहीं तो देखा जाएगा। फिर कैसे देखा जाएगा? उन्होंने अब क्या किया है कि धमकी ये दी है, डायरेक्ट धमकी नहीं दी, वो भी सियासत होती है ना कि अब आपके साथ बैठ के कहूँ आयशा अगर तुम ऐसे नहीं करोगी तो ये हो जाएगा। उससे बेहतर ये है कि मैं किसी को कहूँ कि आयशा को समझाओ कि अगर तुम नहीं करोगी तो शायद वो चीज़ ना हो जाए, फिर सिटी के हाथ बांधे जाएंगे। अच्छा। यह कि अपने कांग्रेस को कहा है कि आप कोई एक बिल निकालें, उसके अंदर आप अफ़गानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को ठोक दें बीच में, और कहें कि अगर पाकिस्तान ने, हमारा ये खदशा है कि अगर अफ़गानिस्तान में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो सैंक्शंस लगाने चाहिए पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान को ऊपर भी, क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्ट प्लेयर है और पाकिस्तान की बात वो मानता है या नहीं मानता, तो पाकिस्तान को उसके अंदर इंक्लूड किया जाए। ठीक है। उन ममालिक को जो कि उनकी मदद कर रहे हैं, करते रहे हैं 20 साल तालिबान कैसे खड़े हुए अमेरिका के खिलाफ, करते रहे हैं। क्वेश्चन है। तो जो बिल आया है वो बहुत ही ख़तरनाक है। वो रिपब्लिकन्स, सारे रिपब्लिकन्स हैं, उन्होंने वो फ्लोट किया है, मगर और सिर्फ प्रॉब्लम ये है उनके लिए कि डेमोक्रेट्स की मेजॉरिटी है सेनेट के अंदर जी। तो होगा ये, या तो ये बिल जो है धमकी रहेगी, होगा कुछ नहीं, या ये होगा कि कुछ डेमोक्रेट्स को इशारा होगा कि आप मिल जाएं उनके साथ और बिल पास कर दें। जब बिल पास होगा तो उसके अंदर फिर एक कंसेशन दी जाएगी डेमोक्रेट्स को कि जी ठीक है, फिर ये सैंक्शंस हम लगा देते हैं, हम लिख देते हैं कि ये अगर हरकत कोई करता है अफ़गानिस्तान या पाकिस्तान तो सैंक्शंस लगे, और ब्लैक लिस्ट ये वो वारा सारा फाटा सारा उसमें IMF ये वो सारा सैंक्शंस लगे। दूसरा ये कि हम ये ज़रूर छोड़ देंगे कि जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है वो हर साल अगर हमें एक सर्टिफिकेट दे दे कि पाकिस्तान बिहेव कर रहा है, पाकिस्तान अच्छा बच्चा है, बुरा बच्चा नहीं है बेचारा, समझ गया सारी बात, समझा दी हमने, कोई बात नहीं, हम कड़ी नज़र रखे हुए हैं उसके ऊपर, नॉटी बॉय नहीं है। और याद रहे 90 की दिहाई में अमेरिका ने इसी किस्म के बिल्स पास किए थे कांग्रेस ने, और फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट को दे दिया था पावर कि हर साल सर्टिफाई करो कि अमेरिका के पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा। तो उन्होंने सैंक्शन लगा दिए थे कि अगर ये बना रहा है तो सैंक्शन लगा दो, मगर प्रेसिडेंट हमें बताया कि ये बना रहा है या नहीं बना रहा, तो हर साल फिर हमें जाके हाथ जोड़ने पड़ते थे, हर साल के ईयर टू ईयर आपको लीज मिलती थी थोड़ी बहुत। तो अब मेरा ख्याल है यही होने जा रहा है, एक और तलवार आपके सर के ऊपर आ रही है, FATF की तलवार, IMF की तलवार, और अब सैंक्शंस की, जिसके अंदर ये भी हो सकता है कि आपके इदारों के लोगों के ऊपर ट्रैवल बैन कर दिया जाए, उनको डेजिग्नेट कर दिया जाए एज बैंड ट्रैवलर्स, वो शायद पाकिस्तान के बाहर ना जा सकें, टारगेटिंग अटैक उसमें लिखा हुआ है बिल में। बिल अब आ गया, वो पब्लिश हो रहा है अखबारों में, इस बहुत ही खतरनाक बिल है। तो एक तो ये एक बहुत बड़ी क्राइसिस अमेरिका के साथ शुरू हो गई है, ये अगर आप समझते हैं ये क्राइसिस नहीं है, बहुत बड़ी क्राइसिस, और वो जिस किस्म की चीज़ें मांग रहे हैं वो आपके लिए इतनी आसान नहीं है देनी। तो फॉरेन पॉलिसी का ये एक क्राइसिस क्रिटिकल पॉइंट है। तो व्हाट अबाउट अदर्स विद यूरोप के साथ आपने, उन्होंने ऑलरेडी आपको धमकी दे दी है कि अगर आप, वो अमेरिका के साथ है ना, तो उनकी धमकी ये है कि अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे अफगानिस्तान के बारे में जो भी है, तो हम आपके ऊपर GSP+ स्टेटस निकाल लेंगे, जिसकी वजह से आपके जो कुछ 7-1 बिलियन के आपके एक्सपोर्ट्स हैं उनको ज़ाहिर है वो ज़ाहिर है 1-2 पे रह जाएंगे, फिर वो इकोनॉमी की तरफ हम जाएंगे। प्रॉब्लम अब हमारे पास लास्ट मिनट है जिसमें, अच्छा लास्ट मिनट, इंडिया के साथ आपके तल्लुकात ख़राब हैं, कोई अच्छे नहीं है, क्योंकि आप नॉर्मलाइजेशन करना चाह रहे हैं, गवर्नमेंट तैयार नहीं है उसके लिए, बिकॉज उनको पता है कि बैकलैश आएगी, आवाम नहीं मानेगी। मिडिल ईस्ट के साथ आपके सऊदी अरब के साथ पहले ही ख़राब है, वो अपने पैसे वापस मांग रहे हैं, नए पैसे देने के लिए तैयार नहीं है, खान साहब की बात नहीं सुनते, खान साहब फ्लर्टेशन कर रहे हैं टर्की के साथ और मलेशिया के साथ, वो कहते हैं ये कहाँ जा रहे हैं आप। और आखिर में आपका अफ़गानिस्तान का प्रॉब्लम, तालिबान आपकी बात नहीं सुन रहे, आपने उनको अभी कहा है कि एक 1964 की मोनार्की की कॉन्स्टिट्यूशन है वो ले आए फॉर द टाइम बीइंग, और दुनिया से हम आपकी रिकग्निशन करा देते हैं, वो भी नीचे काम नहीं चलना, वो करेंगे या ना करें, दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, उन्होंने बात नहीं माननी। अफ़गानिस्तान के अंदर टेररिज्म जो है, जो आपके ख़िलाफ़ टेररिस्ट घुस बैठी हैं वहाँ, वो रुक नहीं रहे हैं, उनकी अटैक्स बढ़ रही हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपकी बात अफ़गान हुकूमत मान नहीं रही है, और
आपकी बात इंटरनेशनल कम्युनिटी मान नहीं रही है, आप बीच में दलदल में फंसते जा रहे हैं और आपके पास समझ नहीं आ रही है कि इधर निकलें या उधर निकलें, जहाँ निकलते हैं वहाँ प्रॉब्लम्स। अब इस पर अगर एक रिवायती सी बात हम कर लें कि इस सिचुएशन में तो पार्लियामेंट को एक्टिव किया जाना चाहिए, कोई अपोजिशन को बिठा के देख लेना चाहिए कि माजी में जहाँ जहाँ क्राइसिस में हुकूमत फंसी तो क्या किया गया और इस सूरत हाल में क्या किया जा सकता है, लेकिन इस मामले पर लगता है कि कोई पेशरफ्त होती दिखाई नहीं दे रही। टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने है एक नंबर, नजम सेठी साहब से अपना सवाल पूछ सकते हैं और हम तक अपना फीडबैक भी पहुँचा सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने के बान।